नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात इसलिए कर ली जाए, अपने अपनी समीक्षा भी होनी जरूरी है। आ, एक खबर ये आई कि एक चैनल है भारत 24, बाकी नाम क्या लेना। भारत 24 के एक सीईओ साहब हैं, जगदीश चंद्रा साहब। खबर ये आई कि जगदीश चंद्रा साहब को कोई धमकी देके उनके कुछ कर्मचारी, एक महिला कर्मचारी हैं, वो उनको उनसे वसूली कर रही थी। कुछ अजीब सी चीजें हैं। दो तीन चीजें ये हुआ कि नोएडा में अंतोगत्वा एफआईआर हुई। जगदीश चंद्रा साहब ने एफआईआर कराई, उनकी जो कंसल्टिंग एडिटर है अनिता हाडा ने एफआईआर कराई। अलग अलग 3 एफआईआर हुई और उनकी जो एचआर हेड है श्रीधर ने एफआईआर कराई। एफआईआर कराई गई है शाजिया निसार, महिला पत्रकार हैं, उनके ऊपर, और आदर्श झा जो अमर उजाला में काम करते हैं। इन दोनों लोगों के ऊपर वसूली का आरोप है। आरोप यह है कि ये जो शाजिया निसार हैं वो इनको फोन कर करके और बार बार धमकी दे रही थी कि आपको झूठे यौन शोषण के, रेप के केस में आपको फंसा दिया जाएगा। और उन्होंने जब उनकी वसूली की कीमत शुरू में 5 करोड़ की थी और धीरे 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 वो डिमांड हो गई 65 करोड़ रुपए। मतलब 65 करोड़ रुपए जगदीश चंद्रा साहब से पैसा मांगा जा रहा था। ये बात इसलिए आवश्यक है कि इसका मतलब जो भी रहा हो, शाजिया निसार अगर उस टीवी में मतलब उनके संस्थान में काम कर रही हैं 2-2.5 साल से, तो उनको ये अंदाज होगा कि 65 करोड़ देने की स्थिति में है। आदर्श झा जो थे वो अमर उजाला में काम करते थे। वो ऐसा उनको बताया गया कि वो उसमें उनके सहयोगी के रूप में इस वसूली को कैसे अंजाम दिया जाए इसमें थे। पुलिस में रिपोर्ट हुई। पुलिस ने जब रेड की तो उनके घर से 30 लाख से ऊपर का कैश मिला। गाड़ी घोड़ा तो मिला। वो पुलिस देखती है 3 मोबाइल फोन, तो 3 मोबाइल फोन तो कहीं भी मिल जाएंगे। तो गाड़ी मिली, आदमी गाड़ी से ही चलेगा। फिर ये भी खबर आ रही है कि उनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं। बैंक अकाउंट में कोई भी पैसे होने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर पे अगर कोई 30 लाख से ऊपर कोई पत्रकार पैसा रख रहा है तो बात तो पूछी ही जाएगी। थोड़ा जगदीश चंद्रा जी पे एक नजर डालने, और फिर मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं कि कुछ चीजें हम लोगों को हम लोग अवॉइड करते हैं आपस में, क्या एक दूसरे के ऊपर करना, लेकिन जब वसूली की बात आ जाए और पत्रकारिता को अगर वसूली का धंधा बना लिया जाए तो बात करना जरूरी है। थोड़ा लेकिन एक नजर जगदीश चंद्रा जी के ऊपर भी डाल लेना इसलिए आवश्यक है कि जगदीश चंद्रा जी चीज क्या है। जगदीश चंद्रा जी 1950 में इनका जन्म हुआ बीकानेर में। 1975 बैच के पीसीएस अफसर हैं राजस्थान कैडर के। 15 साल बाद इनकी वहां पे शायद जल्दी पीसीएस आईएएस में तरक्की हो जाती है। तो 1990 में ये आईएएस हो गए और फिर 1990 के बाद 2008 में इन्होंने इस्तीफा दिया और ये ईटीवी ज्वाइन कर लिया। जगदीश चंद्रा साहब अपने को, उनको कातिल बोला जाता है, कातिल, उनको अच्छा लगता है ये नाम कातिल। खैर, जैसा इनके बारे में कहा जाता है, इसके बारे में न्यूज लॉन्ड्री ने बहुत बड़ी स्टोरी की है। काफी कुछ मैं वहीं से लिया हूं इस बात को करने के लिए। ये बहुत गरीब परिवार से आते थे और इन सबके बीच में ये ईटीवी में इन्होंने 8 साल नौकरी की। इनका कहना ये है, जो इनका खुद का कहना है, कि 8 साल ईटीवी में जब इन्होंने काम किया तो केवल 1 रुपया प्रति माह, आप 1 रुपया सालाना लिखे, लेकिन मैं सालाना हो या महीना हो, 1 रुपया वेतन लेते थे। 8 साल क्यों काम करते थे फिर टीवी में, ये भी एक अपने में मतलब अनुसंधान का विषय है। इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। एक व्यक्ति 8 साल तक, जो उसका संस्थान नहीं है, उसमें क्यों काम कर रहा है 1 रुपया। और उनका उसमें ये कहते ये है कि जब संस्थान अगर घाटे में हो तो पैसा नहीं लेना चाहिए। तो ठीक है भाई। इन्होंने ये सब कर करा के फिर इनको लगा कि अब मैं डायरेक्ट ही इसमें आ जाऊं। तो 15 अगस्त 2022 को इन्होंने भारत 24 लॉन्च किया। और भारत 24 के लॉन्च में इतने महापुरुष लोग आए कि आपको देख के ही लगेगा कि कितना बौद्धिक और कितना साहित्यिक चैनल है। अनुराग ठाकुर साहब और अमित मालवीय साहब उसमें आए, तो चैनल की बौद्धिकता और आप समझ ही सकते हैं, और कितना साहित्यिक चैनल है इसके बारे में। ये 2 महापुरुषों का क्या वहां उपस्थित होना जरूरी। उसके जो इनॉग्रल लॉन्च था
और सब जगह इन्होंने जब इनॉग्रल लॉन्च था तो होर्डिंग लगवाई, मोदी जी की होर्डिंग लगी, मैन ऑफ द यूनिवर्स, युग पुरुष ऑफ 2019, कश्मीर रेवोल्यूशन, कुछ इस तरह की होर्डिंग लगी। तो इनका मिजाज भी इससे वो होता है कि कितने देश प्रेमी व्यक्ति है। जगदीश चंद्रा साहब अविवाहित हैं और इनकी जो न्यूज लॉन्ड्री ने स्टोरी की है उसमें यह भी बताया गया है कि चमचागिरी को कैसे परवान चढ़ाया जाए और चमचागिरी में महारत हासिल है। और उस स्टोरी ने बताया है, क्योंकि ये राजस्थान बेस्ड थे शुरू में, आप दिल्ली रहते हैं लेकिन शुरू में तो राजस्थानी के थे, अभी भी। तो गहलोत साहब इनके बारे में क्या, गहलोत साहब क्या इनकी काफी पहुंच थी, जो भी सत्ता में हो उसके यहाँ पहुंच होती है। गहलोत साहब ने इनके बारे में जो न्यूज लॉन्ड्री ने छापा है कि अगर गहलोत साहब कहते थे मैं लंदन उतर रहा था तो वहां एक आदमी, ये गुलदस्ते वाली पॉलिटिक्स करते थे, गुलदस्ता पॉलिटिक्स, जहां जो जाएगा तो वहां पे गुलदस्ता लेके लंदन में एक आदमी खड़ा हुआ है, कहना मैं मुंबई उतर रहा हूँ, वहां एक इनका कार्ड लेके गुलदस्ता मुंबई में दिया जा रहा है। और ये खुद कहते हैं कि सत्ताधारी सरकार का समर्थन करना चाहिए, पर उसमें चतुराई से ऐसा करना चाहिए, छुपा छुपा समर्थन। तो इस चमचागिरी को लेके आगे उन्होंने, एक तो भारत 24 के ये सीईओ चीफ एडिटर थे और इन्होंने राजस्थान बेस्ड एक चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज भी चलाई जिसके चीफ एडिटर और एमडी हो गई। इनकी मैं ये बातें कुछ इसलिए बता रहा हूं कि ये सब यूनिक, ये लोग मतलब क्या लोग हैं भाई। ये जब जो अपना चैनल चलाते हैं उसके नीचे ये चलाते थे एक, उसको पट्टी बोलते हैं, टिकर होता है उसको पट्टी बोलते हैं। इनको अच्छा लगता है कि पट्टियां विशेषज्ञ थे। तो इनका पट्टियों में विशेषज्ञ थे कि रोज इनका टारगेट ये रहता है कि 1000 टिकर रोज चलने चाहिए, यूनिक टिकर्स मतलब। और उसके लिए ये करीब, इनका कहना यह है कि 4123 फ्रीलांसर हर देश की हर विधानसभा में रख रखे हैं। तो भैंस खोने से लेके अंतरिक्ष यान छोड़ने तक का हर टिकर इनके यहाँ चलता है, हर रेंज ये है। मतलब घास की भी बात करेंगे, गाय की भी बात करेंगे, गोबर की भी बात करेंगे, फाइटर जेट की भी बात उसी टिकर में सब होती रहेगी। तो पूरा रेंज है इनके पास। इन्होंने 2022 में एक काम ये किया कि इन्होंने रूबका लियाकत जी को अपने एज वाइस प्रेसिडेंट लिया। रूबका लियाकत जी बहुत तब तक स्थापित हो चुकी थी। एबीपी न्यूज में मोदी जी से बहुत टफ क्वेश्चन करने की वजह से उनकी बहुत इज्जत थी कि भाई बहुत ही टफ एंकर हैं और बहुत ही प्रशंसा, मतलब सरकार से ऐसे तीखे सवाल करते हैं कि सरकार धाराशायी हो जाती है। तो रूबका लियाकत जी को एज वाइस प्रेसिडेंट लिया है। लेकिन अच्छा, ये जो लॉन्च किया गया था उस समय ऐसा माना जा रहा था कि ये 2024 के इलेक्शन के पहले की बात है। ये 2024 के इलेक्शन के में करना चाहते थे। रूबका लियाकत जी ने 6 महीना काम किया और फिर उसको छोड़ दिया। इन्होंने भी अपनी तरफ से लिखा कि भाई हम लोग शायद स्टार्टअप चैनल थे, छोटे थे, इसलिए रिलेटिवली स्मॉल थे, इसलिए छोड़ दिया। रूबका जी ने फिर न्यूज 18 ज्वाइन किया। लेकिन उस समय आप मिजाज समझ सकते हैं कि क्या था जगदीश चंद्रा जी का। अब मैं आ जा रहा हूं मुख्य बात पे। देखिए ऐसा है ना कि अब ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो न्यूज है वो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हो गया है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। और यहाँ के जितने लोग हैं वो केवल यही नहीं है, ये बदनाम है ये डिपार्टमेंट कि किस तरह से पैसे की उगाही की जाए और किस तरह से पैसा लिया जाए। उसमें पत्रकार बिरादरी भी उतनी ही शामिल है। उत्तर प्रदेश में या कहीं पे भी आप पत्रकारों की एक लिस्ट निकाल लीजिए, मतलब जो सरकारी लिस्ट है, व्यक्तिगत लिस्ट है, सरकार से आप आरटीआई के द्वारा मांग सकते हैं सरकार किन किन पत्रकारों को एक्रेडिटेशन देके या जिनको मानती है भाई ये पत्रकार हमारे राज्य के हैं, वो मांग लीजिए, कभी भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की साइट पे, सरकार की साइट पे उपलब्ध है, किसी भी सरकार की साइट पे उपलब्ध है। और जरा एक नजर डालिए, अगर 100 पत्रकार हैं उसमें से 90 को अगर आपने कभी उनकी कोई रिपोर्ट पढ़ी हो, उनको कहीं बोलते हुए सुना हो, उनको कहीं अगर आपने देखा हो, तो ये मेरे लिए भी एक बहुत आश्चर्य की बात होगी। मुझे भी इससे जरा अगर आप मेरा ज्ञान बढ़ाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ सरकार के यहाँ क्या है, सरकार के यहाँ क्या हो गया है कि पहले जो सूचना जो सलाहकार बन के आते थे सरकार के, उनका काम ये होता था कि एक
एक तरह से सरकार की छवि ठीक रखना, और दूसरा ये भी होता था कि सरकार और पत्रकार के बीच में एक सेतु की तरह काम करना, कि भाई पत्रकार का कुछ है, उसको कुछ पूछना चाहता है, कुछ नई ब्रेकिंग चाहता है, तो वो यहां से मिल जाए। हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं नाम इसलिए, एक मृत्युंजय कुमार साहब आए थे, अरे क्या नाम था उनका, और एक आ गए थे शिशिर जी। शिशिर जी पीसीएस अफसर थे, बाद में आईएएस हुए कि नहीं मैं बिल्कुल पक्का नहीं पता है, लेकिन शिशिर थे, और राजपूत थे, सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये थी, राजपूत। वो बना दिए गए इंफॉर्मेशन डायरेक्टर। इन लोगों ने कितनी संपत्ति बनाई है ये आप गूगल करिए, किसी की रिपोर्ट करिए। ये लोग कहते हैं कि सैकड़ों में नहीं, हजारों करोड़ों रुपए इन लोगों ने संपत्ति बनाई है। और संपत्ति बनाई मतलब कोई हल जोत के या खेत कोड़ के नहीं बनाई, जैसे संपत्ति बनाई जाती है सरकारी अधिकारी जैसे बनाता है, उसी हिसाब से संपत्ति बनाई। अभी जैसी सूचना है कि मृत्युंजय कुमार जी के ऊपर ईडी की शायद रेड हुई थी, इस तरह की सूचना है, कोई कहीं लिखित तो आया नहीं, इतना कंट्रोल तो है। और रहीश सिंह, ये दो लोग जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत थे, इनको हटा दिया गया है। लेकिन जो ये नुकसान प्रदेश का, जो ये नुकसान, और मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, इन्होंने जो नुकसान, जिस तरह का नुकसान ये मुख्यमंत्री का करके गए हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो आदमी पैसा कमाने के चक्कर में लग जाता है, शिशिर जैसे थे, उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी इसमें बताने के लिए इसको फिर से कहने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक इंसिडेंट बता दूं, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे एक इलेक्शन होता है मान्यता प्राप्त पत्रकारों का हर वर्ष। अब वो किसी भी जहां पे भी इलेक्शन होगा वहां थोड़ी गुटबाजी होगी, एक गुट दूसरा गुट, यहाँ का गुट वहां का गुट, उसमें एक गुट अच्छा करता है। पहली बार मैंने ये देखा कि मृत्युंजय और शिशिर एक गुट के साथ हो गए थे, मतलब ये दे बिकेम अ पार्टी, जबकि ये तो सरकार में थे, ये तो सबको पैसा देते हैं, तो इनको तो ऑल पार्टी मैन होना चाहिए था। तुम भी लड़ो भाई, जो जीतेगा हम, ठीक है, तुमसे इससे क्या मतलब था। और कोई, तुम अपने पिताजी का पैसा तो अपनी जेब से कोई दे नहीं रहा था। जो पैसा यहाँ पे विज्ञापन के लिए दिया जाता है वो उत्तर प्रदेश सरकार का दिया जाता है, दिल्ली से भारत सरकार का दिया जाता है, आपका पैसा तो है नहीं। आप इसमें काहे के लिए पार्टी बन गए थे, उत्तर प्रदेश में ये हुआ। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि होता क्या है कि जब पत्रकारों को एक जनरल गाली मिलती है, ये माना जाता है कि दलाली करते हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। ये मैं इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जो खुद कहता है कि मैं बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आया, वो, और जो वहां से शाजिया निसार के जो अब डिटेल आ रहे हैं कि करीब 2.5 करोड़ रुपया, उसी में लिखा गया है, एफआईआर में लिखाया गया है कि 2 करोड़ 36 लाख रुपया हम दे चुके थे, और करीब 62 करोड़ कितना 60 लाख रुपया बाकी था। अगर 2-2 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत कोई दे रहा है और उसमें लिख के आ रहा है कि हमने चेक से पेमेंट किया था, वो क्या है मामला नहीं, लेकिन अगर 65 करोड़ की रिश्वत मांगने का किसी का है, तो इसका मतलब उसकी इतनी हैसियत तो होगी 65 करोड़। तो ये जो, और उसमें बहुत से लोगों का कहना है कि जो न्यूज एंकर और इस तरह के लोगों की जो संपत्ति जाके अगर कभी कोई देख ले, तो जिस तरह की अथाह संपत्ति है, उस पर कहीं ना कहीं तो रोक लगनी चाहिए। हम सब लोग बात करते हैं महंगाई हो रही है, लेकिन इस तरह का एक एंड ये है जो इतना पैसा कमा रहा है, एक एंड बिल्कुल पत्रकारों का वो है जो रिपोर्टर्स हैं जिनको पूरा पैसा ही नहीं मिल रहा है। भाई वो अगर कुछ और काम ना करें तो अपना घर कैसे चलाएं, रोटी कैसे चलाएं। दो एक्सट्रीम्स हैं। ऐसी एक्सट्रीम में कितना पत्रकारिता का धर्म निभाया जाता है, कितना नहीं निभाया जाता है, इस पे चर्चा करना अपने ही ऊपर थोड़ा वो करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसको कंट्रोल नहीं करेगी। बार बार होता है कि इस तरह के नियम आ जाए, कहीं ना कहीं शुरुआत तो हमें अपने ही से करनी होगी। और जितने जो क्रेडिबल न्यूज चैनल हैं या नहीं हैं, उनको भी ये देखना होगा कि कम से कम दलाली की आप क्या बोले, उसको सैंक्शन तो आप कोई कर नहीं सकता है, लेकिन आप मत चलाइए चैनल, बहुत से और काम है, किसी का नौकरी कर लीजिए, जाके कुछ कर लीजिए। लेकिन ये जो एक नया व्यवसाय शुरू हो गया है, पत्रकार और सरकार का गठबंधन, और उसमें पत्रकारिता कम और केवल दलाली ज्यादा होती है, जिसको
मेरे एक दोस्त कहते हैं कि अब पूरी तरह से न्यूज हैज बीन वेपनाइज्ड, मीडिया हैज बीन वेपनाइज्ड, उसको वेपन के तौर पे अब जो सत्ताधारी सरकार होती है वो यूज करती है। तो इस वेपन को एक ध्यान हरदम रखा जाएगा, जो वेपन होता है, जो हथियार होता है, वो हरदम सामने वाले का ही नुकसान नहीं करता है, कभी कभी उस वेपन चलाने वाले का भी नुकसान होता है, उसके अपने घर का भी नुकसान होता है। तो मैं इसलिए इस बात को कहा कि कुछ बातें जनरली लोग नहीं कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के आ जाने से बहुत सी सुविधाएं ये हो गई हैं कि आप अब कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे तनख्वाह नहीं मिलती। अगर आप में कंटेंट आप है, अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप सोशल मीडिया पे करें, तो एक एक देश में बड़ा वर्ग है जो आपको हाथों हाथ लेने को तैयार है, आपके शोज देखने को तैयार है, आपके व्यूज देने को तैयार है, और उससे आपको इतनी आय हो जाती है कि आपका घर चलता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।